हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। पॉलिटी हमने शुरू कर दिया है। एक लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम सेकेंड लेक्चर देखने वाले हैं जिसमें एक्ट्स को ही प्रोसीड करेंगे। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखेंगे 1909 का एक्ट, जिसको बोलेंगे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। क्यों बोलेंगे? बिकॉज यहाँ पे जो लॉर्ड मॉर्ले थे ये एज अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक्ट कर रहे थे और लॉर्ड मिंटो वॉज एक्टिंग लाइक वाइसरॉय। इसी वजह से इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोल देते हैं। अब यहाँ पे क्या किया गया, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी यानी कि लॉ मेकिंग जो बॉडी थी वो सेंटर और प्रोविंसेस इनमें मेंबर्स को इंक्रीज कर दिया गया। पहले जहाँ पे 16 मेंबर थे अब ये 60 तक पहुँचा दिए गए, तो मेंबर्स इंक्रीज कर दिए। क्यों? ताकि बेटर एडमिनिस्ट्रेशन हो पाए। सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस कर दिया गया मुस्लिम्स के लिए। देख रहे हो, पार्टीशन वाला पॉइंट याद होगा आपको। मुस्लिम लीग बन तो गई थी, पार्टीशन के क्या क्या क्राइटेरियाज रहे थे। पहले सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड थी, बाद में बोले नहीं हमें तो अपना अलग देश बनाना है कम्युनल बेसिस के ऊपर। तो यही चीज़ हो रही है यहाँ पे कि सेपरेट इलेक्टोरेट बना दिया गया फॉर द मुस्लिम्स। इलेक्शंस, अब ये जो वर्ड है इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन तो हमने देखे थे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 में, जहाँ पे वर्ड इलेक्शन अभी यूज़ नहीं हुआ था डायरेक्टली। अब इलेक्शन वर्ड इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 या जिसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, उसके अंदर इलेक्शन इंट्रोड्यूस कर दिए गए फॉर द फर्स्ट टाइम। इंडियन जो थे इनको अलाउ कर दिया गया कि वो जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय में आ सकते हैं। देवर अलाउड, ज्वाइन कर सकते थे वहाँ पे। और फर्स्ट इंडियन कौन बने जिन्होंने ज्वाइन किया एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय को? वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अब इनको डिस्कशन अलाउड थी, दे हैड राइट टू डिस्कस द मैटर। और जो बजट के ऊपर रेजोल्यूशन देना होता था वो भी इनको अलाउड था। क्वेश्चन ये पूछ सकते थे, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये पूछ सकते थे। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का मतलब होता है, मैंने आपसे पूछा कि कैबिनेट के अंदर कितनी मिनिस्ट्रीज़ हैं, आपने बता दिया कि चलिए 5 हैं। मैंने पूछा कि मिनिस्ट्रीज़ के अंदर कितने डिपार्टमेंट है, आपने बोला 25 हैं। तो वो जो है वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन था। पर एक चीज़ जो थी वो इनको अलाउड नहीं थी, दैट वाज राइट टू वोट। राइट टू वोट इनको नहीं दिया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी ने जब ज्वाइन किया एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय को, तब इनके पास मैटर के ऊपर डिस्कशन के लिए अलाउ था, बजट के ऊपर रेजोल्यूशन पे बात करनी है वो भी अलाउ था, क्वेश्चन ये पूछ सकते थे, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते थे, पर राइट टू वोट अलाउड नहीं था। अब यहाँ पे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है उसको मॉन्टेग्यू चैल्मस्फोर्ड एक्ट भी कह देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मॉन्टेग्यू एज अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक्ट कर रहे हैं और चैल्मस्फोर्ड एज अ वाइसरॉय एक्ट कर रहे हैं, जैसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में था उसी बेसिस पे है। अब डिफरेंट एरियाज यहाँ पे कंसर्न में लाए गए। कौन कौन से? जो आज के टाइम पे आप माइनॉरिटीज़ भी देखोगे। पहली थी क्रिश्चियनिटी, दूसरी बुद्धिज़्म, तीसरी जैनिज़्म, चौथी सिखिज़्म। टोटल माइनॉरिटी ये तो यहाँ पे 4 ही मेंशन करी गई हैं। आज के टाइम पे आप देखोगे टोटल है 6 जिनको माइनॉरिटी का स्टेटस जाके दिया था हमने 1992 का। यहाँ पे तभी तो माइनॉरिटी वर्ड नहीं यूज़ किया। क्या वर्ड यूज़ किया? डिफरेंट एरियाज़ वर गिवन टू। किस किस को दिए गए डिफरेंट एरियाज़? क्रिश्चियनिटी से जो रिलेटेड लोग थे, बुद्धिज़्म से रिलेटेड लोग थे, जैनिज़्म से रिलेटेड लोग थे और सिखिज़्म से रिलेटेड लोग थे। और वीमेन को भी अब अलाउ कर दिया गया है कि आप वोट करने आ सकते हो। डायरकी इंट्रोड्यूस कर दी गई। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, कौन से एक्ट के तहत डायरकी ऐड करी गई थी? यहाँ पे ड्यूअल गवर्नमेंट ने आपसे पूछी है, वो तो पिट्स इंडिया एक्ट में हमने देखा था। डायरकी पूछी गई है आपसे। डायरकी वर्ड आएगा प्रॉपर प्रोविंशियल लेवल्स पे, यानी कि जो हर एक छोटा छोटा प्रोविंस था इंडिया के अंदर बिफोर इंडिपेंडेंस, उनके अंदर डायरकी सिस्टम इंक्लूड कर दिया गया। उसका क्या पर्पस था कि जो पॉलिसीज़ वगैरह होंगी वो तो एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स बनाएंगे। कोई भी स्कीम लेके आनी है, पॉलिसी बनानी है, ये सारा काम एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स के पास रहेगा। पर जो दूसरा यहाँ पे मैटर ऐड कर दिया गया था वो था मिनिस्टर्स। ठीक है, जैसे आज MLA वगैरह पढ़ते हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पढ़ते हो, तो यहाँ पे कौन थे? मिनिस्टर्स थे। डायरेक्ट वर्ड यूज्ड मिनिस्टर्स। और जो गवर्नमेंट होगी प्रोविंसेस की, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट की बातों को मानेगी और अकाउंटेबल होगी उनको लेके। अकाउंटेबल का मतलब है कि कोई सवाल अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल उनसे पूछती है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव तो आपके पास दे दिया अब, तो लॉ से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर अब लोग पूछ रहे हैं तो आपको अकाउंटेबल होना पड़ेगा, आपको वहाँ पे आंसर्स करने पड़ेंगे। और रिजर्व सब्जेक्ट्स नहीं दिए गए थे। खैर अभी देखेंगे हम फेडरल स्ट्रक्चर जब फीचर्स की बात करेंगे। फंक्शन क्या क्या थे गवर्नमेंट पे, स्टेट और सेंटर के ऊपर,
या फिर प्रोविंसेस के ऊपर कि उनको ऑटोनॉमी दे दी गई, अपने हिसाब से ये काम अब कर सकते थे। हर एक प्रोविंस की अलग अलग डिमांड थी, तो उस हिसाब से ये काम कर सकते थे। बाई कैमरल लेजिस्लेचर लॉ कर दिया गया सेंटर में, यानी कि 2 बॉडीज़ बना दी गई। बाय का मतलब होता है 2, काउंसिल ऑफ स्टेट बना दिया गया, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दिया गया। काउंसिल ऑफ स्टेट अपर हाउस की तरह एक्ट कर रहा था और जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो लोअर हाउस की तरह एक्ट कर रही है। 1947 के बाद हम पढ़ेंगे कि लोकसभा है और दूसरी तरफ कौन सी है, राज्यसभा। नेक्स्ट जो मेंबर थे वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, 6 में से जो 3 मेंबर होंगे उनको बोला गया कि 3 सीटें तो इंडियंस को दे दी जाएंगी, बस 1 सीट नहीं दी जाएगी, कौन से वाली, कमांडर इन चीफ। और डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे। सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स के लिए कंटिन्यू रहा। और सुनो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना, पहले मुस्लिम्स की तो बात पहले ही कर ली थी, अब ये एक्सटेंशन भी कर दी गई सिख के लिए, क्रिश्चियन के लिए, यूरोपियंस, एंग्लो इंडियंस, इन सब के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। और जो इलेक्टेड, नॉमिनेटेड और नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल्स होंगे उनको ऑफिशियल का क्रेडिट दे दिया गया। अब वो नॉन ऑफिशियल नहीं है, वो अब सारे ऑफिशियल हैं। लिमिटेड फ्रेंचाइज इंट्रोड्यूस कर दी गई, किसके बेसिस पे, प्रॉपर्टी, एजुकेशन, टैक्स, इसके बेसिस पे लिमिटेड फ्रेंचाइज इंक्लूड करी गई। अब देखो हम तो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज के ऊपर काम कर रहे हैं अभी, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज कि किसी का कास्ट नहीं देखा जाएगा, क्लास नहीं देखी जाएगी, जेंडर नहीं देखा जाएगा, कुछ नहीं देखा जाएगा, रिलीजन नहीं देखा जाएगा, सभी अलाउड हैं वोटिंग के लिए। पर पहले था लिमिटेड फ्रेंचाइज, सभी नहीं थे अलाउ, 3 कंडीशन लगा दी, प्रॉपर्टी, एजुकेशन और टैक्स। सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टेब्लिश कर दिया गया 1926 में। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को लेके डिमांड थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के फ्रंट में, उसके लिए एक कमीशन बनाया गया, कमीशन को बोल दिया स्टैट्यूटरी कमीशन 1927, या फिर जिसको आप बड़े पॉपुलर नाम से जानते हो साइमन कमीशन। साइमन कमीशन बिठाया गया था इंक्वायरी के लिए कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, यानी कि ये जो अभी एक्ट हम पढ़ रहे हैं ना मॉन्टग्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म वाले के बारे में, तो इसमें क्या हुआ था, इसकी जो फंक्शनैलिटी है, जो इसने पर्पस लिए थे, वो क्या पूरे किए या नहीं। तो इसी वजह से 1927 में साइमन कमीशन बनाया गया था कि ये इंक्वायरी करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की। और रिपोर्ट की सबमिशन कब करनी थी, तो 3 साल के बाद करनी थी, यानी कि 1930। रिपोर्ट कंसीडर होनी थी कहाँ पे, जो आरटीसी होने वाला था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। याद है ना सारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, कांग्रेस ने कैसे डिनाई किया था, सेकंड में महात्मा गांधी गए थे, तो वो सारा इशू था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड। 1930 से लेके 1932 वाली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर ये रिपोर्ट जो साइमन कमीशन की आनी थी, ये सबमिट करनी थी। और ये राउंड टेबल कमीशन हुआ कहाँ पे था, याद करो लोकेशन, लंदन। वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स वॉज मेड, एक पेपर बना दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को लेके, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास कर दिया गया। पर ये जो साइमन कमीशन जब बना था, तो यहाँ पे आपने नारे भी सुने थे, दैट इज़ साइमन गो बैक। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशन हुई थी आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। अब नया एक्ट पास हो चुका है, एज पर साइमन कमीशन रिपोर्ट सबमिट होती है 1930, और यहाँ से इन्फॉर्मेशन जाती है आगे कि नया एक्ट लाने की ज़रूरत है, जिसको बोला गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब जो डायरकी सिस्टम चल रहा था प्रोविंसेस पे भी ख़त्म कर दिया, और जो सेंट्रल लेवल पे चल रहा था उसमें भी ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद जो फेडरल स्ट्रक्चर था, अभी इसके फीचर्स देखते हैं, पहले सुन लो। जो फेडरल स्ट्रक्चर था उसमें 2 चीज़ें हैं, एक ट्रांसफर्ड मैटर है, एक रिजर्व सब्जेक्ट्स हैं। ट्रांसफर्ड वाला जो मैटर था इसको वाइसरॉय चेक कर रहा था, किसकी एडवाइस पे, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जैसे प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हम बोलते हैं कि प्रेसिडेंट किसकी बोलने पे काम करते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर और किसके साथ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इन दोनों की एड एंड एडवाइस की प्रेजेंस में ही प्रेसिडेंट काम करते हैं। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होने वाले थे फॉर द लेजिस्लेचर, यानी कि लॉ मेकिंग जो बॉडी थी। इसके अलावा जो रिजर्व सब्जेक्ट थे ये वाइसरॉय के अंडर ही गए दोबारा से, और लेजिस्लेचर की यहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, मतलब लेजिस्लेचर के पास कोई रिपोर्ट सबमिट करवाने की ज़रूरत नहीं थी विद रिस्पेक्ट टू रिजर्व सब्जेक्ट्स। अब इसके कुछ फीचर्स थे, जैसे बाई कैमरल लेजिस्लेचर, जिसमें 11 में से 6 प्रोविंसेस को सेलेक्ट करा गया। कौन कौन से 6 प्रोविंसेस थे, तो 3 लोकेशन तो आपको पता ही हैं, बॉम्बे, मद्रास, बंगाल, ये तो आपको पता है। बाकी जो आपने ध्यान में रखनी है, एक तो है आपकी यूनाइटेड प्रोविंस और दूसरी है यहाँ पे असम वाला एरिया। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, ऑल इंडिया फेडरेशन बना दी जाती है। ये 1937, बर्मा भी था यहाँ पे, हाँ ये वाला रह गया, 6 थे ना टोटल, तो बर्मा भी था। बर्मा बाद में सेपरेट हो जाता है 37 में, दैट इज़ बर्मा सेपरेट, और
इस वजह से फिर 5 ही बचे यहाँ पे प्रोविंसेस। ऑल इंडिया फेडरेशन अगर देखोगे तो ब्रिटिश प्रोविंस है प्लस प्रिंसली स्टेट्स हैं। अभी देखेंगे ब्रिटिश प्रोविंसेस का क्या सिनारियो था और प्रिंसली स्टेट्स का क्या सिनारियो था जब हम पार्ट ए बी सी डी तक पढ़ेंगे। उसके बाद क्या क्या रिफॉर्म्स करे, आरबीआई फॉर्म कर दिया गया, फेडरल कोर्ट बना दिया गया दिल्ली के अंदर, चीफ जस्टिस बनाए गए 1937 में, और 6 जजेस से ज़्यादा नहीं होंगे ये बोल दिया गया। और पब्लिक सर्विस कमीशन बना दिया गया, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, जो पीसीएस वगैरह के आप एग्ज़ाम देते हो। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दे दी गई, यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट होंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। नॉमिनेशन दे दिए गए किस किस को, जो पिछड़ रहे थे कहीं ना कहीं। मेल तो डोमिनेटिंग चल ही रहे हैं, पॉलिटिक्स में एक्टिव रोल है मेल्स का, पर अब यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें भी थी, ऐसा क्राइटेरिया भी था, एक ऐसा सेक्शन भी था सोसाइटी के अंदर जिनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, जैसे विमेन, लेबर क्लास, एंग्लो इंडियंस, मुस्लिम आगे, डिप्रेस्ड क्लास, तो इनको भी अब नॉमिनेशन इनके अलाउ कर दिए गए। अब यहाँ पे ख़त्म होता है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की फीचर। अब देखेंगे जो अगस्त ऑफर आया था 1940 का, अगस्त ऑफर 1940 का महीना था अगस्त, इस वजह से ये अगस्त ऑफर बोलते हैं इसको। वाइसरॉय कौन थे, तो लिलिंथ को थे। पूछ लिया जाता है कि जब अगस्त ऑफर आया था 1940 का तो वाइसरॉय कौन थे, तो लिलिंथ को थे, नाम याद रखिएगा। इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के बिहाफ पे अपनी स्टेटमेंट रखी थी, तारीख थी 8 अगस्त 1940, इसी वजह से नाम पड़ गया अगस्त ऑफर। इन्होंने प्रॉमिस करा था कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होगा तो हम डोमिनियन गवर्नमेंट को सेटअप कर देंगे। और ये जो डोमिनियन गवर्नमेंट का आइडिया था, अब देखो 1940 ईयर आ चुका है, 1930 में तो हमने प्रण ले लिया था कि 26 जैन 1930 तक हम पूर्ण स्वराज बनेंगे, ठीक है, तो हमने तो प्रण ले रखा है। तो ये अभी दोबारा से डोमेनियन वर्ड यूज़ कर रहे हैं। डोमेनियन वही है, मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत बार पढ़ा कि आपकी कम्युनिकेशन, फॉरेन डिपार्टमेंट और डिफेंस, ये किसके अंडर होने वाला है अभी, ब्रिटिशर्स के अंडर। तो इसके तो अगेंस्ट थे सारे इंडियंस अगेन, और जो इंडियंस के राइट थे वो अलाउ कर दिए गए कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही बनाओगे और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी एस्टेब्लिश करी जाएगी, ये सारी स्टेटमेंट बोली गई। 1940 निकला, 2 साल के बाद एक और क्रिप्स आए, क्रिप्स के आते ही एक मिशन भी आया, दैट इज़ क्रिप्स मिशन 1942। वर्ल्ड वॉर 2 चल ही रहा है, इंग्लैंड के अंदर कोलिजन गवर्नमेंट बनी है, यानी कि 2 पार्टियों का मिक्सचर बन रखा है। फिर सर स्टैफोर्ड क्रिप्स आते हैं जो कि ब्रिटिश कैबिनेट के ही मेंबर थे। 1942 मार्च मंथ में ये इंडिया पहुंचते हैं। एक ड्राफ्ट था इनके हाथ में, मसौदा था, उस मसौदे के अंदर क्या क्या लिखा हुआ था ये हमने पढ़ लिया है, एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फ्रेम जब करेंगे तो 2 मेजर पार्टीज़ होंगी, कौन कौन, एक कांग्रेस और दूसरी रहेगी मुस्लिम लीग, और साथ में डोमिनियन स्टेटस मिलेगा इंडिया को, ठीक है, आगे दोबारा से वही बात। और इंडियन यूनियन के टाइम पे, उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, ब्रिटिश प्रोविंस बनने वाला है, प्रिंसली स्टेट बनने वाला है, और जो स्टेट्स होंगी उनको हम पार्ट्स के बेसिस पे डिवाइड कर देंगे। जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि जो डोमिनियन स्टेटस आप हमें दे रहे हो इट इज़ डेड एज डोर नेल, ठीक है, डेड एज डोर नेल, जैसे मतलब एक तरह से सरकेज़म किया कि ये तो बात ही नहीं बनी, हम बोल रहे हैं पूर्ण स्वराज, आप बोल रहे हो लो आधी चॉकलेट ले लो, तो वो तो बात नहीं बनी। फिर इसके बाद आता है 3 साल के बाद शिमला कॉन्फ्रेंस 1945, सारी की सारी पार्टीज़ मिलती हैं शिमला में ऑन 25 जून 1945, और 22 रिप्रेजेंटेटिव्स पार्टिसिपेट करते हैं अंडर अब्दुल कलाम आज़ाद। फिर आता है आपका अगले ही साल कैबिनेट मिशन 1946, बहुत डिटेल में हमने कर लिया है। इसमें बोला गया था कि हम पीसफुली ट्रांसफ़र करेंगे पावर्स को। जब ये कैबिनेट मिशन आया था तो इंग्लैंड में पार्टीज़ भी बदल चुकी थी, क्लीमेंटे की सरकार आ चुकी थी, थोड़ी फ्लेक्सिबल थी पिछले अगर फॉर्मर गवर्नमेंट के साथ कंपैरिजन करें, तो यहाँ पे पीसफुल ट्रांसफ़र बोला गया था पावर का। और इन्होंने सजेशंस भी दिए कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करना है। यूनियन ऑफ इंडिया को इन्होंने सपोर्ट किया, जिसके अगेंस्ट कौन गया था, अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने तो बोला था कि इंडिया का तो पार्टीशन होके ही रहेगा, यानी कि एक नई कंट्री बनेगी, कौन सी, पाकिस्तान की। पर क्या जो आपका कैबिनेट मिशन आया है 1946 का, उसमें तो यूनियन ऑफ इंडिया की बात करी हुई है, देयर इज़ नो डिवीजन, अनडिवाइडेड इंडिया की बात करी गई थी। ऑल्दो जो आइडिया तो बहुत लिबरल था, पर खैर जो मुस्लिम लीग पार्टी थी उन्होंने क्रिटिसाइज़ करा था। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट करी जाएगी, इंटरिम गवर्नमेंट, टेम्परेरी गवर्नमेंट बनाई जाएगी, किसके सपोर्ट से, तो जो मेजर पार्टीज़ हैं, अभी 2 मेजर पार्टी थी उस टाइम पे, इंडियन नेशनल कांग्रेस और दूसरी थी मुस्लिम लीग।
उसके बाद आती है आपकी इंटरिम कैबिनेट। जितने भी मेंबर्स थे वो इंडियंस होंगे, मिनिमम इंटरफेरेंस रहेगी वाइसरॉय की। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या, कौन कौन मेंबर्स हैं, तो 292 मेंबर्स आएंगे फ्रॉम द ब्रिटिश इंडिया, 93 मेंबर्स आएंगे फ्रॉम इंडियन स्टेट्स, 292 मेंबर्स ब्रिटिश इंडिया, जो लॉयल भी थे इंडियंस वो भी इसमें इंक्लूडेड थे, और 93 मेंबर्स आएंगे फ्रॉम द इंडियन स्टेट्स। जितने भी स्टेट सब्जेक्ट हैं, रेजिडिवरी पावर हैं, वो प्रोविंसेस को दी जाएंगी। अभी पढ़ेंगे इन पावर्स के बारे में, बस याद रख लो अभी के लिए। कैबिनेट मिशन को एक्सेप्ट कर लिया गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन शुरू हो जाते हैं जुलाई मंथ 1946 में, और जो क्लेमेंट एटली थे उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी कि कैबिनेट मिशन 15 मार्च 1946 को एस्टेब्लिश हो गया। कैबिनेट मिशन के अंदर क्या क्या बातें बोली गई थी कि जो लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस हैं, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स हैं, मिस्टर अलेक्जेंडर हैं, ये इंडिया आएंगे ऑन 24 मार्च 1946। यहाँ पे आप एक चीज़ याद कर सकते हो, 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे भी होता है। चलिए जी, माउंटबेटन प्लान आता है। माउंटबेटन प्लान 3 जून 1947 को आया। पार्टीशन प्लान के साथ आया, यानी कि ये जो पाकिस्तान वाला एरिया है ये इंडिया से सेपरेट होने जा रहा है। एक तरफ बनेगा वेस्ट पाकिस्तान, एक तरफ बनेगा ईस्ट पाकिस्तान, क्योंकि मुस्लिम लीग ने काफ़ी ज़्यादा एजिटेशन शो करी थी। 20 फेब 1947 को क्लेमेंट एटली ने डिक्लेयर किया एंड ऑफ द ब्रिटिश रूल ऑन 30 जून 1948। पर अभी एक इंटरवल बाकी था कि माउंटबेटन प्लान के बाद एक तो यूनाइटेड हिंदुस्तान बनने वाला था और एक यूनाइटेड पाकिस्तान बनने वाला था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली जो माउंटबेटन प्लान आया था। कैबिनेट मिशन क्यों फेल हुआ था, रीज़न एक ही था कि अनडिवाइडेड इंडिया की बात करी थी। कहीं ना कहीं आईएनसी ने सपोर्ट भी किया, पर किसने रिजेक्ट कर दिया था, मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया था। तो इसी वजह से बोला गया कि नया प्लान ले आते हैं, माउंटबेटन प्लान। इमीडिएट इफेक्ट देखने को मिले हमें क्या, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आया, जिसके हिसाब से 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश रूल ख़त्म हो जाएगा और 2 नए कंट्रीज़ बनने वाले हैं। डोमिनियन नहीं बोलेंगे, 2 नए कंट्रीज़ बनने वाले हैं। कौन कौन, एक तरफ इंडिया, एक था पाकिस्तान। पाकिस्तान की 2 जगह थी, वन था वेस्ट पाकिस्तान और दूसरा था ईस्ट पाकिस्तान। लॉर्ड माउंटबेटन ये फर्स्ट गवर्नर जनरल थे डोमिनियन ऑफ इंडिया के, जब अभी डिफेंस वगैरह, कम्युनिकेशन, फॉरेन अफेयर्स, ये सारे किसके अंडर हैं, ब्रिटिशर्स के अंडर हैं। उसके अलावा जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने। क्या क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत, तो एक तो सॉवरेंटी और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की वो पूरी तरह से ख़त्म कर दी गई। सॉवरेंटी का मतलब होता है संप्रभुता। संप्रभुता क्या होती है कि अब इंडिया बन चुका है तो इसके मैटर्स में कोई भी फॉरेन कंट्री पार्टिसिपेट या इंटरफेयर, वुड बी बेटर वर्ड, इंटरफेयर नहीं करेगी, कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगी डिसीजन के अंदर। तो इसी वजह से, और साथ में बोला गया कि जो क्राउन है वो एज अ सोर्स ऑफ अथॉरिटी नहीं रहेंगे। ब्रिटिश क्राउन ने किसको रिप्लेस किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को, पर अब क्राउन का यहाँ पे कोई रोल नहीं रहेगा। गवर्नर जनरल और प्रोविंशियल गवर्नर ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स की तरह एक्ट करेंगे। खैर जब यूनियन होगा इंडिया का तो वल्लभ भाई पटेल साहब को वीपी मेनन के साथ वो क्या करेंगे, पूरे के पूरे इंडिया को यूनाइट कराएंगे। और जो सॉवरेंटी है डोमिनियन लेजिस्लेचर की वो असाइन कर दी गई, यानी कि अब इंडिया क्या होने जा रहा है, फाइनली फ्री। तारीख है 15 अगस्त 1947। अब क्या हुआ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की होगी फ्रेमिंग शुरू। अब फ्रेमिंग थोड़ी एक ही दिन में हुई, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे मेंबर्स कितने थे, टोटल में से कितने मेंबर प्रोविंसेस में से थे, ये सब देखेंगे, पर देखेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो टू लाइक एंड शेयर एज वेल एज सब्सक्राइब द चैनल। इसके अलावा आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग।